नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है सही समय से और सही टाइम पे पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सभी लोग आइए जल्दी से और कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, आ चुका है डिस्प्ले पे। चलिए बताइए, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि बताइए क्या कारण है। यह पृथ्वी के निकट है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश जो है प्राप्त करता है, और डी कहता है यहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से जो है कम होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर सभी लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यही जो है आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर जो है दूसरा, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग बताइए क्या होगा। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य हो गया। और ऑप्शन डी कहता है धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है जो इसके प्राथमिक वेग पर निर्भर करेगा। तो राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा तो वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा, कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की दिशा में छोड़े जाते हैं और कारण कहता है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो आपको सामने ही मिल गया है, ये जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर, इसलिए कारण जो है बिल्कुल स्वतः गलत हो गया। तो इसलिए बचा बस आपका ए। तो किसमें ए सत्य है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है चौथा, शब्द अपभू निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है बताइए। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम दूरी, और सी कहता है पृथ्वी से ना दिखाई पड़ने वाला चंद्रतल का भाग, और डी कहता है चंद्रतल पर पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर पांचवा, ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को कहा जाता है क्या बताइए। जेनिथ, जेट या ट्रेजेक्टरी, और डी कहता है अंतरिक्ष। तो बताइए क्या कहा जाता है, तो उसे ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है छठवां, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच बताइए फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, और डी कहता है इस पर रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर जो है सातवां, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक जो है उपग्रह ऐसी कक्षा में तलब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, दूसरा कहता है कक्षा वृत्ताकार होती है, और तीसरा कहता है कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, और चौथा कहता है कक्षा का जो होता है 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो ये देखिए आपका गलत है, चौथा जो गलत है, ये किलोमीटर नहीं आपका मील होना चाहिए। ठीक है, ये मील में किलोमीटर है, मील में होना चाहिए। और इसका जो अगर किलोमीटर में इसको तब्दील करेंगे तो इसका जो किलोमीटर कितना होता है लगभग, तो 35,786 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 35,786, 786 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चौथा गलत है, तो 1 2 3 जो है सही है। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है आठवां, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है उतनी दूरी पर अस्तित्व विहीन हो जाता है, और बी कहता है चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, और सी कहता है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, और डी कहता है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उतनी दूरी पर जो होता है उसकी अस्तित्व विहीन हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है नौवां, भूस्थैतिक स्थिति क्या है बताइए। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, और जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है, और सी कहता है जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, और डी कहता है जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है। बताइए भूस्थैतिक स्थिति क्या है, तो भूस्थैतिक स्थिति जो होता है ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन जो होता है सिंगुलैरिटी
स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं बताइए। ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, और सी कहता है पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, और डी कहता है पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्रह्मांड का जो प्रक्षेपण और बोध होता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां। धरातल पर कितना प्रतिशत भाग जो है अवसादी चट्टानों से आच्छादित है बताइए। 1/3, आधा, 2/3 या चौथाई। तो कितना, तो 3/4। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 12वां। सूर्य का प्रभाव जो मंडल है प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है बताइए। स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पश्चात स्तरीय मेघों के हिमरखों में, और सी कहता है पश्चात मेघों के हिमरावों में, और डी कहता है स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 13वां। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता हुआ है क्या भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी ध्रुव वृत्त है। तो क्या है वो, तो भूमध्य रेखा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 14वां। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन होता है, जो मतलब मेघ के बादल जैसे छाए रहते हैं तो रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल बताइए पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को अपरावर्तित करते हैं, ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, और सी कहता है ऊष्मा बनाते हैं तथा इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, और डी कहता है वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं एवं इसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15वां। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है बताइए। अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, उसका कारण ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर जो है 16वां। सागरी जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है बताइए। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, या ऑप्शन डी जो कहता है कैल्शियम सल्फेट। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर सोडियम क्लोराइड की जो है मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 17वां। रेडियोलेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है बताइए। सिलिकॉन प्रधान है, चूना प्रधान है, सिल्क प्रधान या डोलोमाइट प्रधान है। तो किसका प्रधान है, तो सिलिकॉन प्रधान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 18वां। मरुस्थल प्रतिनिधित्व करते बताइए। सूक्ष्म जलवायु का, उष्णकटिबंधीय शांत का, ताप प्रवणता का या वृष्टि छाया का। तो किसका करते हैं, तो वृष्टि छाया का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं कौन, मरुस्थल। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर जो है 19वां। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है बताइए। ऊर्जा का प्रवाह, अजैविक पदार्थों का चक्रीकरण, पृथ्वी ग्रह का जो है पर्यावरण, और जीवधारियों में विद्यमान विविधता। तो बताइए आंसर क्या है, तो पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 20वां। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, और आर कहता है जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश का जो बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसमें जो है आपका जो है दूसरा बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो पुनः उसका नए पदार्थ का निवेश हो सकता है, और ऊर्जा का जो बहिर्गमन जो होता है प्रतिबंधित ये जो इसमें होता है कि नहीं होता है, परंतु वो होता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो किसमें है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए के प्रश्न नंबर जो है 21। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था बताइए। मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, और डी कहता है गुप्त वंश। तो बताइए क्या था, तो ये जो थे अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हर्यक वंश जो है मगध पर शासन करने वाला कौन सा तीसरा राजवंश था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हर्यक वंश जो है मगध पर राज करने वाला कौन सा मतलब शासक था, मतलब राजवंश था, तो तीसरा था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी, तो मैं बताया था अभी पिछली वीडियो में, तो 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो किसने की थी, तो बिंबिसार ने। किसने, तो बिंबिसार ने इसकी की थी। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। ठीक है, किसने, तो बिंबिसार ने। हर्यक वंश के राजाओं ने लमसम जो है 131 सालों तक क्या उस पर शासन किया था, कहां पे, तो मगध पे। ठीक है,
और जो हर्यक वंश के राजाओं ने मगध को भारत का पहला साम्राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, किसने निभाई थी अहम भूमिका? तो हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के राजाओं ने मगध को एक प्रमुख शक्ति के रूप में भी स्थापित किया था। ठीक है, और जो हर्यक वंश के राजाओं ने मगध साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे ढंग से किया था, इसीलिए जो इसको एक शक्तिशाली राज्य के रूप में जो है इसका उदय हुआ था। ठीक है, फिर आता है आपका मौर्य वंश। ठीक है, कौन सा? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की। ठीक है, मौर्य वंश ने लमसम 137 सालों तक शासन किया था। कितना? तो 137 सालों तक। ठीक है, और मौर्य वंश के कितने? 9 सम्राट हुए थे जो मगध पे इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। मैंने आपको बताया था बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इसी के बाद जो है ये अंतिम मौर्य साम्राज्य के शासक थे और ये एकदम निष्क्रिय हो गए थे। ठीक है, इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग के जो है वैदिक संस्कृति से ये कहीं किसी और मतलब बौद्ध संस्कृति की ओर चले गए थे। तो इसके कारण जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है इनकी हत्या की थी, क्योंकि अंग्रेज उस समय जो है विदेशी आक्रमण का जो ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण जो है पुष्यमित्र शुंग इनके सेनापति थे। उन्होंने इनको कई बार आगाह किया, परंतु इन्होंने जो है उसको ध्यान ना दिया, तो उन्होंने मजबूरी में आकर क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे किस वंश की? तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी मौर्य वंश के बाद। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी क्या थी? तो वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मैं बताया था बृहद्रथ। और मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है वचू घाटी से लेकर कहां? कावेरी डेल्टा तक था। ठीक है, और मौर्य वंश के शासनकाल में व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था में काफी विकास भी हुआ था, क्योंकि काफी ये अच्छा काल था। इसी समय जो एक महान शासक हुए थे, कौन? तो अशोक। ठीक है, और जो है मौर्य के जो होता है मौर्य वंश का काल जो होता है उसके में संस्कृति हर चीज़ का जो है विकास काफ़ी अच्छे तरीके से, मूर्ति कला, वस्तुकला, ये सब जो है एकदम मतलब साहित्य कला, वस्तुकला और विलेखों से जो है रचनात्मक रही थी। ठीक है, तो अब आता है आपका नंद वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो महापद्म नंद ने। ठीक है, यह भारत का एक ऐसा पहला कौन? ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। ठीक है, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा? तो धनानंद था। नंद वंश का अंतिम अगर शासक पूछे तो धनानंद, और इसकी जो स्थापना नंद वंश की किसने की थी? तो महापद्म नंद ने की थी। ठीक है, और नंद वंश का शासनकाल जो था भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, इसकी भी डीप जानकारी जो है काफ़ी किताबों में नहीं मिलती है। तो जो है नंद वंश के शासकों के पास क्या विशाल सेनाएं थी, और नंद वंश के राजाओं ने जो है कलिंग में क्या की थी? सिंचाई परियोजनाओं का काम करवाया था। ठीक, किसने? तो नंद वंश ने ही करवाया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? तो गुप्त वंश जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ये भी एक वो था वंश था। ठीक है, इसने भी जो है मगध पे शासन किया था। जो इसके जैसे वंश की जो उत्पत्ति राजवंशों के लोगों का सामाजिक वर्ग और वंश जो अलग अलग इनका बटा था। ठीक है, इनके जो मत के मुताबिक जो गुप्त वंश की उत्पत्ति आधुनिक उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, गुप्त वंश की बताए तो कहाँ पे? तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, और दूसरे मत के मुताबिक जो गुप्त वंश की उत्पत्ति जो है आधुनिक बंगाल में, मतलब दो दो मत, दो जो है भूगोल इतिहास जो वेत्ता हैं उन्होंने अपने मत को बताया है, और किसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में और किसी ने बताया कि बंगाल में। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश के लोग जो थे वैश्य मतलब वैश्य वर्ग से थे। ठीक है, किस वर्ग से? तो वैश्य। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गुप्त वंश के जो लोगों के बारे में कहना है कि ये ठीक नहीं कि वे वैश्य वर्ग थे या किसी और वर्ग थे। ठीक है, इसमें काफ़ी मतभेद है। और गुप्त वंश के जो पहले दो शासक थे, पहला था श्रीगुप्त और उनके बेटे कौन थे? घटोत्कच। ठीक है, अगर पहला बताए तो उनके पहले शासक गुप्त वंश के कौन से? तो श्रीगुप्त थे। ठीक है, और उनके बेटे दूसरे कौन थे? घटोत्कच थे। इतिहास के बारे में इनकी जानकारी जो है बहुत कम है गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। अगर इस देखा तो गुप्त वंश की बातें में, जैसे गुप्त वंश के जो प्रमुख शासकों में कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, फिर उसके बाद जो आएगा समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य शामिल थे। जो ये तीन जो शासक थे काफी ताकतवर शासक हुए थे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 22। मगध का कौन सा सम्राट अपो जो है अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, कालाशोक, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो कौन जाना जाता है? तो महापद्मनंद। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। मैंने अभी इसके बारे में बताया था बिंदुसार के बारे में बता चुका हूं, अजातशत्रु के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, बिंबिसार जो था, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु की थी। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो उदयन ने की थी। और बिंदुसार जो है अलग। और इसके बाद आते हैं कालाशोक। ठीक है, अगर द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में अगर पूछे तो कालाशोक के जो है शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और कालाशोक जो है
ये कौन है? तो शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था। अगर आपसे पूछे कालाशोक जो था किस वंश का था, तो शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था और वह मगध क्षेत्र का जो शासक था और उसका कार्यकाल जो है 394 से लेके कितना 394 से लेके 366 मतलब 366 ईसा पूर्व तक जो है तक चला था। ठीक है, कालाशोक ने जो है वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। क्या? वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। और कालाशोक के शासन काल में ही बौद्ध संगीत की जो दूसरी संगीतीय आयोजन हुआ था। ठीक है, और कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली के 300 ईसा पूर्व में, कहां पे 300 ईसा पूर्व में सब्बा कामी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो सब्बा कामी की अध्यक्षता में दूसरी जो है बौद्ध संगीति जो है हुई थी। किस सन में हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में दूसरी हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे पहला किसके शासनकाल में होता तो अजात शत्रु के। ठीक है, और दूसरा जो है कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा मतलब चार, कुल टोटल जो है 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहला जो है किसके? अजात शत्रु, दूसरा कौन है? कालाशोक है, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ठीक है, और बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के मुताबिक जो है कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय उनके ही बेटे महापद्मनंद ने चाकू मार करके उनकी हत्या की थी। किसकी? तो कालाशोक की। ठीक है, कालाशोक जो था शिशुनाग वंश के संस्थापक शासक, किसका? शिशुनाग का बेटा और उत्तराधिकारी था। ठीक है, और कालाशोक ने अपने पिता के राज्य को मजबूत करने का काम जारी रखा था। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 23। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण बताइए। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रूमीन देई का जो है स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और डी कहता है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो तेरा आंसर क्या है? तो खारवेल का हाथी जो है गुफा अभिलेख, यही जो है राजा नंद के अभिलेख का जो एक प्रमुख प्रमाण है। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, राजा नंद कुमार को महाराजा नंदकोमर, कौन? नंदकोमर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे राजा नंद को किस नाम से, तो नंदकोमर नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1705 में। कहां? भद्रपुर में हुआ था। कहां पे? भद्रपुर में हुआ था, जो अब वीर जो है भूम, वीरभूम में है। ठीक है, वे एक क्या थे? हिंदू ब्राह्मण थे और वह एक बड़े जमींदार थे। कौन? राजा नंद। ठीक है, साल 1764 में शाह आलम द्वितीय ने उन्हें महाराजा की उपाधि भी दी थी। किसकी? तो महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो साल 1764 में शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, और साल 1773 में जो है जब वारेन हेस्टिंग को फिर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो नंद कुमार ने उन पर रिश्वत लेने या देने का आरोप लगाया था। ठीक है, और साल जो है 1775 में नंद कुमार के खिलाफ जो है दस्तावेज जालसाजी का आरोप लगाया गया था। ठीक है, और इस मुकदमे में क्या हुआ था? तो नंद कुमार को दोषी पाया गया और 5 अगस्त 1775 को कलकत्ता में उन्हें क्या? फांसी दे दी गई थी। किसको? राजा नंद को। ठीक है, इस मामले में औपनिवेशिक भारत की पहली न्यायिक हत्या का इसको माना जाता है। अगर आपसे पूछे किस मामले को माना जाता है, तो राजा नंद को जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो फंसा करके उनको जो है कब 1775 में उनको जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 5 अगस्त 1775 को। तो इस मामले को क्या औपनिवेशिक भारत की पहली न्यायिक जो है क्या हत्या माना जाता है। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 24। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। बताइए, अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में? तो कहां? तो आपके कलिंग में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? बताइए, बिंबिसार, उदयभद्र, अजातशत्रु या शिशुनाग? तो किसके? तो शिशुनाग के। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी मैं शिशुनाग के बारे में जो इन वंशों के बारे में मैंने अभी जानकारी दी थी, शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 413 मतलब 413 ईसा पूर्व में। ठीक है, 413 ईसा पूर्व में किसे? शिशुनाग ने की थी। ठीक, किसने की थी? तो शिशुनाग ने। और शिशुनाग हो गया हर्यक वंश के क्या थे? तो अंतिम शासक नाग दशक के अमात्य थे। ठीक है, क्या थे? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक के क्या थे? नाग दशक के अमात्य थे। कौन? शिशुनाग। ठीक है, और शिशुनाग ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था और यह मगध का तीसरा शाही राजवंश था। कौन सा? तो तीसरा। ठीक है, शिशुनाग के राजाओं ने मगध की राजधानी गिरिवज्र मतलब राजगिरी और वैशाली को बनाया था। किसको? गिरिवज्र मतलब उसका राजगिरी नाम है और वैशाली को। ठीक है, और शिशुनाग ने अवंती के प्रदोत वंश को खत्म कर दिया था। ठीक है, किसने किया था? शिशुनाग वंश ने ही जो है
किसके? अवंती के प्रधोत वंश को खत्म किया था और शिशुनाग के राजाओं ने मगध साम्राज्य की ठोस नींव रखी थी। इन्होंने ही जो उसको मजबूती से जो है पेश किया था। ठीक है, और जो है इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद जो है कौन सा? तो फिर जो है मौर्य वंश आया था। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया था? तो मौर्य वंश मगध पे आया था। ठीक है, और शिशुनाग के जो बाद उनके बेटे कलशोक जो थे, मतलब काकवड़, उन्होंने शासन को संभाला था। ठीक है, और शिशुनाग के राजा थे मगध साम्राज्य को 10 अलग अलग क्या प्रशासनिक क्षेत्रों में इन्होंने बांटा था। ठीक है, तो चलते रहिए प्रश्न नंबर 26। पाटलिपुत्र को त्याग कर किस शासक ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? किसने बनाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे गुप्त वंश के महान सम्राट थे। कौन थे ये? तो चंद्रगुप्त जो थे विक्रमादित्य गुप्त वंश के कौन? महान सम्राट थे। इनका शासनकाल 375 से लेकर के 375। ठीक है, 375 से लेकर कहां? 414, 414 ईसा पूर्व तक तो क्या हुआ था? इनका शासन जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का रहा था। ठीक है, और इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जो है गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है, इन्हीं को। ठीक है, गुप्त वंश का अगर महान राजा किसको माना जाता है? तो इन्हीं को। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। किसके थे? तो समुद्रगुप्त जो महान था, मतलब समुद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति और लाभदायक परिग्रहण नीति का पालन किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। ठीक है, और उन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछे गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। ठीक है, और उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो उज्जैनी। ठीक है, किसको बनाया था? तो उज्जैनी को। ठीक है, और उन्होंने विद्या को संरक्षण दिया और उनके दरबार में कालिदास, कौन कौन? कालिदास, बरामिहिर और धंतवरी जैसे नवरत्न रहते थे। ठीक है, किसके दरबार के थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगर आपसे पूछे कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और बरामिहिर और धन्वंतरी भी। ठीक है, और उनके शासनकाल में कला, साहित्य और स्थापत्य का जो है अभूतपूर्व विकास हुआ था। ठीक है, तो और इन्हीं के शासनकाल में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही जो है चीनी बौद्ध यात्री कौन आए थे? तो फाहियान भारत आए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। ठीक है, और जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ जो है चांदी के सिक्कों में क्या लिखा था? तो विक्रमादित्य मतलब वीरता का सूर्य शीर्षक है। ठीक है, इन्हीं के चांदी के सिक्कों में। ठीक है, तो और दूसरा आता है आपका कनिष्क। इन दोनों के बारे में बता चुका हूं, अशोक के बारे में भी और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और चौथे आते हैं कनिष्क। कनिष्क जो है प्रथम या कनिष्क महान कुषाण वंश का। किस वंश का? तो कुषाण वंश का ये क्या था? सम्राट था। ठीक है, कनिष्क जो था किस वंश का? तो कुषाण वंश का ये एक वो था। ठीक है, क्या? तो सम्राट था। ठीक है, और अपने सैन्य, राजनीतिक तौर और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ये क्या जाना था। ठीक है, और कनिष्क ने कितना? 127 ईस्वी से लेकर 151 ईस्वी तक शासन किया था। कितना? तो 127, 127 से लेकर के कितना तक? 151, मतलब 151 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया था। उसके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य जो था मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला था। और कनिष्क के जो है मैं आपको बताया था चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था, तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और कई बौद्ध स्तूप, मठ का और चैत्य भी बनवाए थे। ठीक है, और जो है कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रसार को भी बढ़ावा दिया था। किसने? तो कनिष्क ने दिया था। ठीक है, और जो है चौथी जो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में। ठीक है, कनिष्क जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में जो है कहाँ पे मेजबानी की थी। ठीक है, और कनिष्क ने जो है इसी को दक्षिण राजस्थान से लेके भिनमाल में सूर्य देवता का एक प्रसिद्ध जग स्वामी मंदिर बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान कहाँ? भिनमाल में सूर्य देवता का जो है प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो कनिष्क ने। कौन सा मंदिर था? तो जग स्वामी मंदिर। ठीक है, और कनिष्क ने जो है सिरकप मतलब तक्षशिला और कनिष्कपुर की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर चुके हैं। छत्तीस के प्रश्न नंबर जो है 27। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो राजधानी के रूप में चयन किया? बताइए। अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन, कनिष्क? तो किसके? तो उदयन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 28। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बताइए। वैशाली, एंथेस, स्पार्टा जो है या पाटलिपुत्र में कहाँ थी? तो आपकी वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 29। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में से जो है में सूचना मिली थी? बताइए। दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, महावंश,
बत्थू, तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो महाबत्थू में, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 30, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थिति बताइए, हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, क्षेत्र में या मथुरा में, तो कहाँ, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 31, निम्नलिखित में से किसे आप ग्राम मतलब तेम्भली से संबंध करेंगे जो सितंबर 2010 में चर्चा में था, बताइए, कृषकों द्वारा बृहद स्तर पर आत्महत्या, जुगनू मतलब JUGNU परियोजना, आधार परियोजना, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या है, तो आधार परियोजना के नाम से जो चर्चित थी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया, बताइए, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1952, 1 जून 1975, तो कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952 को, कौन सा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है आपका 33, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था, बताइए, 1972 में, 1976 में, 1982 या 1984 में, कब हुआ था, तो 1976 में, ठीक है। और बंधुआ मजदूरी का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो है आपका 23 में जो है, इसमें इसका प्रावधान किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 34, केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम क्या, बताइए, राजलक्ष्मी, रानी बिटिया, धन लक्ष्मी, राज रानी, तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो धन लक्ष्मी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 3 मार्च 2008, ठीक है, 2008 को इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए ये धनलक्ष्मी जो है परियोजना की योजना की शुरुआत की थी, कब, 3 मार्च 2008 को। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 35, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य बताइए क्या है, गृह आवंटन करना, गृह ऋण जो है गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हों सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करना। और आश्रय बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो सन 2001 में। तो जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 36, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था ने रास्ता तैयार किसका, आर्थिक योजना के संगठन का, पंचायती राज के संगठन का, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास का, बालिका शिशु के संरक्षण का, तो किसका किया था, तो पंचायती राज संगठन का जो है इसने एक रास्ता तैयार किया था, मतलब मार्ग जो है प्रशस्त किया था, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 37, सर शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है, बताइए, 3 से 10 वर्ग की आयु के बच्चे के लिए, 4 से 8, 5 से 15, 6 से 14, तो सभी लोग को पता है क्या राइट आंसर, तो 6 से 14 वर्ग की आयु के बच्चों के लिए है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत सन 2001 में, ठीक है, किसकी, सर्व शिक्षा अभियान की। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो स्वास्थ्य मिशन से संबद्ध नहीं है, बताइए, यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, ग्राम स्तर से जो है जिला स्तर तक कार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है, पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक थे, और डी कहता है राज्यों में स्वास्थ्य एवं तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर दिया गया था, बताइए, तो इसमें पूछा था गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इस परियोजना जो है 11वीं नहीं, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, और इसकी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 12 अप्रैल, ठीक, कितना मैं लिख देता हूं, 12 अप्रैल 2005, ठीक है, 2005 को किसकी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आपसे पूछा था गलत क्या है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 39, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य बताइए क्या है, गरीबों हेतु बीमा, गरीब एवं अशक्त को सहायता देना, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय हेतु विकास जो है वित्तीय सहायता, और डी कहता है उपरोक्त सभी, तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो गरीबी एवं अशक्त को सहायता देना, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसका किसा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य था, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1995 1995 में जो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न में जो है 40, भारत में जन्म पर जीवन प्रत्याशा वर्ष 2015-19 से बताइए कितना, पुरुष था 75.2, महिला 78.6, और पुरुष जो है 72.4, महिला 76.3, और पुरुष 69.8, महिला 72.3, और पुरुष
जो ऑप्शन डी कहता है 68.4, महिला 70.1। तो राइट आंसर क्या है? तो भारत में जन्म पर जो है जीवन प्रत्याशा 2015-19 के अनुसार जो है पुरुषों की कितना 68.4% और महिला 70.1%। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। ये 10 आपके जो है महत्वपूर्ण करेक्ट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला होगी। हाल ही में राष्ट्रपति ने 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला संरक्षण जो है आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो है मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा व राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? बताइए 30%, 18%, 33%, 27%, कितना? तो सभी लोग को पता है राइट आंसर 33%। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? बताइए झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम। तो कहां पे? तो असम में। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी? बताइए जानवी नारायण, वृंदा घनश्याम राठी, गायत्री वेणुगोपालन और डी कहता है निरंजना राठी। तो कौन? तो वृंदा घनश्याम राठी बनी। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44। हालिया 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला? बताइए अमेरिका, भारत, जापान, पाकिस्तान। किसने? तो भारत ने संभाला है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 45। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? बताइए विपुला प्रणीत, आदित्य एस सामंत और सी कहता है समांतन दास और प्रणेश एस। तो राइट आंसर क्या है? तो आदित्य एवं सामंत बने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर जो है 46। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बने? नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो कहां की? तो नागालैंड की। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का जो है सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? बताइए छत्रपति शिवाजी, ठाणे, भुसावल या भाई खला। तो राइट आंसर क्या है? तो भाई खला को। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर जो 48। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 सफलतापूर्वक पूरा करने वाले किस पहले भारतीय कमांडर को जो है सम्मानित किया गया? बताइए मेजर जयंत सिंह, दिवाकर चौधरी, मेजर कपिल श्रीवास्तव, अभिलाष टॉमी। तो किसे? तो अभिलाष टॉमी को। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न? बताइए एक्स खान क्वेस्ट 2023, अल हिंद 2023, नोमाडिक एलिफेंट 2023 या कोप इंडो मंग 2023। तो राइट आंसर क्या है? तो नोमाडिक एलिफेंट 2023 के नाम से जो है सफल हुआ है। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच। चलते हैं प्रश्न नंबर 50। भारत को हरित क्रांति की सौगात देने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में कहां निधन हो गया? बताइए चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। तो कहां पे? तो चेन्नई में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे, ताकि आपकी लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है जरूर दीजिएगा और आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।